नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की इस कक्षा में। आज हम देखते हैं कि विकास के बाधक के रूप में व्यापार की भूमिका किस तरह से होती है। हालांकि आलोचकों ने कहा है कि विकासशील देशों में स्थितियां औद्योगिक देशों की तुलना में बहुत अधिक भिन्न नहीं होती हैं। तथापि एक गतिशील एलडीसी या विकासशील देश जो होता है, वातावरण में व्यापार और विशिष्टीकरण के लिए उचित दिशा निर्देश प्रदान करने में तुलनात्मक लाभ के स्थिर सिद्धांत का प्रयोग सहायक नहीं हो सकता है। जबकि व्यापार एक समग्र के रूप में देश और दुनिया के लिए फायदेमंद हो सकता है, यह कुछ देशों पर और पूरे विश्व पर भी हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली विकासशील देशों के खिलाफ, विशेष रूप से गरीब देशों के लिए पक्षपाती होती है, क्योंकि उनकी कमज़ोर सौदेबाजी की शक्ति उन्नत देशों की तुलना में और सहभागिता में अंतर और विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विकसित देशों पर उनकी निर्भरता आदि अनेक कारण होते हैं, जिनके कारणों से ऐसा होता है कि वो व्यापार प्रणाली विकासशील देशों के लिए एक प्रतिकूल प्रभाव डालती है। तो व्यापार के महत्वपूर्ण हानिकारक प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। पहला है, व्यापार से प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो सकता है, विशेष रूप से विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनों का। व्यापार के परिणाम स्वरूप विकासशील देशों के संसाधनों का निकास होता है, यानी कि विदेश की कंपनियां उनको अपने वहाँ खरीद कर ले जाती हैं। व्यापार भी संसाधनों के अंधाधुंध दोहन और विकसित दुनिया के लाभ के लिए विकासशील देशों में प्रदूषण और खतरनाक उद्योगों के स्थानांतरण या स्थानांतरण के कारण पर्यावरणीय समस्याओं का कारण बनता है। यानी कि विकसित देश जो होते हैं वो प्रदूषणकारी और खतरनाक रसायनों वाले उद्योगों को अपने देशों में से निकालकर विकासशील देशों में स्थापित करने की कोशिश करते हैं, जिससे वहाँ पर पर्यावरणीय समस्याएँ तेजी से बढ़ती हैं। तीसरा, विकासशील देशों के व्यापार की शर्तों के बिगड़ने से विकासशील देशों के विकसित देशों के लिए बड़ी आय स्थानांतरण होता है। यानी कि जो धन है या वेल्थ है वो विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर ट्रांसफ़र होती है। कारण क्या है? व्यापार की शर्तें प्रतिकूल हो जाती है विकासशील देशों के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकासशील देशों में प्रदर्शन प्रभाव को भी जन्म दे सकता है। एक अन्य प्रभाव हो गया कि वहाँ प्रदर्शन प्रभाव या डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी जन्म ले सकता है। प्रदर्शन प्रभाव नरक से नामक जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि ये शब्द जो है गरीब लोगों द्वारा अमीर लोगों की जीवन शैली को नकल करने की या कॉपी करने की आदत या प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है कि जो लोग गरीब होते हैं वो अमीर लोगों की जीवन शैली को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, यद्यपि वे उसको कॉपी करने में सक्षम नहीं होते हैं। वो आर्थिक रूप से उतना सक्षम नहीं होते हैं कि उनका जीवन जी सके, लेकिन फिर भी वो कोशिश करने लगते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में यह विकासशील देशों के लोगों की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है, ताकि लग्जरी सामानों के आयात के साथ उन्नत देशों के लोगों की खपत की आदतों या उपभोग की आदतों का अनुसरण किया जा सके। इसके हानिकारक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव हो सकते हैं। इसका कुछ अनुकूल प्रभाव भी हो सकता है। यदि यह विकासशील देशों के घरेलू उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करे, तो शर्त यह है कि अगर हम हमारे देश में ही उन्नत वस्तुएं बना करके उनका उपभोग करते हैं तो उससे देश का आर्थिक विकास होगा। लेकिन अगर हम दूसरे देश से आयात करके और उनकी वस्तु और सेवाओं का उपभोग कर रहे हैं तो वो हमारे देश के लिए न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी विनाशकारी हो सकता है। व्यापार का एक अन्य महत्वपूर्ण हानिकारक प्रभाव यह है कि जो बैकवॉश प्रभाव के रूप में जाना जाता है, यानी कि बैकवॉश इफेक्ट भी होता है। विकासशील देशों के कुछ घरेलू उद्योग, विशेष रूप से छोटे पैमाने वाले, जो कि उन्नत देशों के अच्छी तरह से विकसित उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ नहीं होते हैं, को अनियंत्रित आयात द्वारा नष्ट या क्षतिग्रस्त किया जा सकता है। तो भारत में लघु उद्योग क्षेत्र के लिए कई वस्तुओं के आरक्षण की एक विरोधाभासी नीति रही है, लेकिन इन वस्तुओं के आयात की अनुमति भी दी गई है। हाल के व्यापार उदारीकरण के फलस्वरूप कृषि अक्सर निर्वाह कई विकासशील देशों के क्षेत्रों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि कृषि क्षेत्र विकसित दुनिया में बहुत संरक्षित है। तो वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार अब विकसित देशों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं, क्योंकि उनको अतिरिक्त लाभ के कारण विकासशील देशों के पास कई उत्पादों के उत्पादन में विकसित लोगों से अधिक है। यानी कि जो लाभ हैं वो विकासशील देशों में ट्रांसफ़र हो गए हैं, तो इसलिए उनको व्यापार से नुकसान हो रहा है विकसित देशों को भी। व्यापार में विकासशील देशों के लिए पेप्सी और कोला संस्कृतियों की शुरुआत भी होती है, जिसके महत्वपूर्ण सामाजिक निहितार्थ या सामाजिक प्रभाव पड़ते हैं। एलडीसी में व्यापार के कारण विकास में इतने उल्लेखनीय सुधार नहीं होने से दो मुख्य कारण भी हैं। पहला, पूर्ण प्रतियोगिता की अनुपस्थिति और वस्तु और कारक कीमतों के परिणाम स्वरूप विकृति। तो इनके अंदर जो कीमतें जो है वस्तु और साधनों की कीमतों में विकृति पाई जाती है पूर्ण प्रतियोगिता नहीं होने की वजह से। तो इसकी वजह से व्यापार के पूर्ण लाभ विकासशील देशों को नहीं मिल पा रहे हैं। और दूसरा कारण है पूर्ण रोजगार की अनुपस्थिति, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता नहीं है और दूसरी पूर्ण रोजगार नहीं है। केवल
न केवल श्रम अधिशेष के अस्तित्व के कारण बल्कि अधिशेष उत्पादन क्षमता भी पाई जाती है। यानी कि जो श्रमिक हैं उनको पहले तो बहुत सारे बेरोजगार घूमते हैं, साथ में जो क्षमता है उसका भी पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है, वो भी अंडर यूटिलाइजेशन हो रही है। इन कारणों के लिए यदि हमें विकास पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रभावों का एक संतुलित दृष्टिकोण प्राप्त करना हो तो हमें एक एलडीसी के लिए मुक्त व्यापार के कुछ महत्वपूर्ण नुकसानों का उल्लेख करना चाहिए, और इस तथ्य को देखते हुए इन समस्याओं के व्यापार नीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकते हैं। तो एक जो पहली तथ्य होता है जिसका व्यापार नीति पर प्रभाव को प्रभावित करती है, यानी कि बाह्यताएं या एक्सटर्नैलिटीज़। तुलनात्मक लाभ का स्थिर सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण तथ्य की उपेक्षा या अनदेखी करता है कि एलडीसी में अधिकांश बाजार अपूर्ण वाले होते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता वहाँ नहीं पाई जाती है। इसका तात्पर्य है कि पेरेटो इष्टतम या पेरेटो अनुकूलतम स्थितियों से हम दूर जा रहे हैं। बाजार की खामियां एक अवांछनीय परिणाम पैदा करती है, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता नहीं होने की वजह से वहाँ के जो रिजल्ट आते हैं वो अलग ही होते हैं। इस स्थिति में निजी लागत और लाभ सामाजिक लागतों और लाभ से भिन्न होते हैं, और उसका कारण क्या होता है? आर्थिक बाह्यताएं या इकोनॉमिक एक्सटर्नैलिटीज़। ऐसे वातावरण में बाजार की कीमतों पर किसी भी निर्भरता से व्यापार के एक ऐसे पैटर्न का उदय हो सकता है जो कि सापेक्षिक सामाजिक लागतों और देश के दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों दोनों के साथ काफ़ी हद तक असंगत हो सकता है। यानी कि सामाजिक लागतें और निजी लागतें भिन्न भिन्न होंगी। तो इस वजह से अगर हम निजी लागतों पर आधारित कीमतों पर हम निर्णय लेते हैं तो वो हमारे सामाजिक उद्देश्यों को दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों के संगत नहीं होगा। जैसे कि यदि उद्योगों के तीव्र विकास से भौतिक पर्यावरण को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो हम केवल कीमतों के आधार पर किसी उद्योगों के विकास पर जोर देंगे और उससे हमारे पर्यावरण और जो संसाधन है उनका अंधाधुंध दोहन होगा और पर्यावरण प्रदूषण भी होगा। तो दीर्घकालीन विकास लक्ष्य इससे प्राप्त होना असंभव हो जाएंगे। दूसरा है व्यापार का विभेदक प्रभाव। अधिक सामान्य तरीके से संपूर्ण अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विकास पर निर्यात में वृद्धि का समग्र प्रभाव वस्तु से वस्तु तक भिन्न होने की संभावना पाई जाती है। यानी कि अलग अलग वस्तुओं पर व्यापार का प्रभाव अलग अलग होगा। इसका कारण पता लगाना आसान है। व्यापक गतिशील संदर्भ में अर्थव्यवस्था व्यापक उत्पादन लिंकेज विभिन्न वस्तुओं और क्षेत्रों के बीच भिन्न भिन्न होते हैं। इस्पात, कोयला, बिजली या तेल जैसे कुछ रणनीतिक इनपुट बनाने वाले उद्योग पूरी अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख क्षेत्रों या विकास के ध्रुवों के रूप में काम कर सकते हैं। यानी कि ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो हर उद्योग में ज़रूरत पड़ती है, तो इनको आधारभूत वस्तुओं के रूप में देखा जा सकता है। तो इनसे क्या होगा, जो यहाँ पे ये अर्थव्यवस्था में जिस अर्थव्यवस्था में ये प्रचुर मात्रा में होंगी वहाँ विकास की प्रचुर संभावनाएं होंगी। जबकि अन्य जैसे प्राथमिक उत्पाद जो होते हैं वो स्वयं के क्षेत्र के अलावा उनके पीछे बहुत कम या कोई लिंकेज प्रभाव होने के रूप में काम करते हैं। यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर के उत्पाद हैं उनसे बहुत अधिक उद्योग धंधे या अर्थव्यवस्था में विकास की संभावना नहीं होती है, क्योंकि वो दूसरे उद्योग धंधों को आधार प्रदान बहुत कम मात्रा में करते हैं। पैमाने के प्रतिफल में भिन्नता। पैमाने पर रिटर्न भी या पैमाने के प्रतिफल भी वस्तुओं के बीच भिन्न भिन्न हो सकते हैं। इसका मतलब है कि एक एलडीसी को किसी विशेष उत्पाद में सापेक्ष लागत लाभ होने की संभावना नहीं है, क्योंकि घरेलू बाजार लागत कुशल उत्पादन की अनुमति देने के लिए बहुत छोटा होता है। यानी कि बड़े पैमाने की मित्रताएं उसके छोटे से बाजार में संभव नहीं है, इसलिए वो किसी वस्तु विशेष में लागत लाभ की बात की नहीं देख पाता है कि किस वस्तु में उसको लागत लाभ बड़े पैमाने पर होगा। हालांकि उत्पादन के उच्च स्तर पर यानी कि बड़े पैमाने पर उत्पादन करे तो क्योंकि घरेलू बाजार लागत कुशल उत्पादन की अनुमति देने के लिए बहुत छोटा हो सकता है। हालांकि उत्पादन के उच्च स्तर पर यदि उत्पादन में तुलनात्मक लागत लाभ मौजूद हो सकता है। इसी तरह से किसी उत्पाद को वर्तमान में एक सापेक्ष लागत लाभ हो सकता है, लेकिन उसके उत्पादन के घटते पैमाने के प्रतिफल की विशेषता पाई जाए तो इसमें बहुत सीमित निर्यात क्षमता होगी। यानी कि बड़े पैमाने की मित्रताएं अगर आपके पास यूज हो चुकी हैं तो फिर नेगेटिव रिटर्न्स आएंगे और वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में निर्यात नहीं कर पाएंगे। चौथा है बाजार में अपूर्णताएं और सरकारी नीतियाँ। घरेलू आपूर्ति और मांग की स्थिति जो कि वर्तमान और भविष्य के तुलनात्मक लाभ दोनों को प्रभावित कर सकती हैं। बाजार की अपूर्णता और प्रतिबंधात्मक और कई बार अवास्तविक घरेलू आर्थिक नीतियों से भी प्रभावित होती हैं। तो ये सरकारी नीतियाँ होती है वह और बाजार की अपूर्णताएं मिलकर के आपके लागत लाभ को प्रभावित करती हैं। व्यापार से लाभ का असमान वितरण। अंत में बाजारों के संचालन और व्यापारिक वस्तुओं की विशेषताएं विकासशील देशों और औद्योगिक देशों के बीच भिन्न भिन्न होती हैं। यानी कि अलग अलग तरीके होते हैं बाजारों के संचालन के और व्यापारिक वस्तुओं के। इस तरह के मतभेदों के परिणामस्वरूप औद्योगिक देशों द्वारा व्यापार के लाभों का गैर अनुपातिक हिस्सा कब्जाया जा रहा है, उनको प्राप्त हो रहा है। इससे भी बुरी बात यह है कि इस तरह के मतभेद अक्सर विकसित देशों पर एलडीसी की अधिक निर्भरता का कारण बनते हैं
और यह भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश देशों के लिए संभावित विकास समस्याओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिनके पास एक औपनिवेशिक विरासत और एक एन्क्लेव आर्थिक संरचना है। तो ये एक प्रमुख समस्या है कि उनको दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, विकसित देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। डिसल्वेटर कहते हैं कि विकासशील देशों द्वारा प्राथमिक वस्तुओं में और विकसित देशों द्वारा विनिर्मित वस्तुओं में विशिष्टीकरण करने से उद्योगों और व्यापार के सभी या अधिकांश जो गत्यात्मक लाभ हैं, गतिशील लाभ है, विकसित राष्ट्रों को प्राप्त हो रहे होते हैं, जिससे क्या होता है, विकासशील राष्ट्र गरीब, अविकसित और निर्भर ही बने रहते हैं पहले की तरह ही। तो इन अंतरों से गिरावट दो मुद्दे, निर्यात अस्थिरता और सतत लंबे समय तक व्यापार की शर्तों में गिरावट है। तो इन अंतरों से संबंधित दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक अर्थ में व्यापार विकास के लिए बाधा के रूप में काम करता है। तो अब बात करते हैं इन दोनों मुद्दों की कि निर्यात अस्थिरता और सतत या दीर्घकाल में व्यापार की शर्तों में गिरावट। तो निर्यात अस्थिरता औद्योगिक देशों की तुलना में एलडीसी के निर्यात में साल दर साल तेजी से उतार चढ़ाव होता है। कई एलडीसी के खुलेपन की अपेक्षाकृत उच्च डिग्री या जीडीपी के बड़े प्रतिशत के रूप में आयात निर्यात के कारण निर्यात क्षेत्र की परिवर्तनशीलता से जीडीपी और घरेलू मूल्य स्तर में व्यापक उतार चढ़ाव होते रहते हैं। इस प्रकार व्यापार चक्र विकसित से विकासशील देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से संचालित होता है। यानी कि एक बार मंदी आएगी, तेजी आएगी, वो विकसित देशों में आएगी, फिर उसके बाद वो विकासशील देशों में चली जाती है व्यापार के माध्यम से। इससे उत्पादकों और उपभोक्ताओं को काफ़ी अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा निर्यात अस्थिरता जो होती है विकास की योजना बनाने को और अधिक कठिन कार्य बना देती है। जब निर्यात आय अच्छे वर्षों में या गुड वर्ष में जब अच्छी हमारे प्रोडक्शन होता है, उस टाइम निर्यात आय भी अच्छी होती है, तो आवश्यक उपकरण आयात करके नई परियोजनाएं शुरू की जाती है। लेकिन जब निर्यात आय बाद में कम हो जाती है किसी कारण से, तो नियोजन प्रक्रिया को गंभीर झटका लगता है। कारण यह है कि परियोजनाओं को पूरा करने और संचालित करने के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है, जो कि निर्यात आय कम हो जाने की वजह से उपलब्ध नहीं हो पाती है। और अंतिम परिणाम ये होता है कि इससे जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया गया है, वो वेस्टेज हो जाता है, अपव्यय हो जाता है, और नियोजन प्रक्रिया जो है, प्लानिंग जो है हमारी, एक उसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है, वो उसका कोई बेनिफिट हमें प्राप्त नहीं होता है। तो इसके क्या कारण हैं? निर्यात अस्थिरता के 3 मुख्य कारण माने गए हैं। कारणों के बीच में एक आम समझौता यह है कि सभी तत्व इसी तथ्य से उत्पन्न होते हैं कि कई एलडीसी अपेक्षाकृत निर्मित उत्पादों की तुलना में अधिक प्राथमिक उत्पादों के निर्यात में लगे हुए हैं। यानी कि जो निर्यात अस्थिरता का मूल्य कारण है, मेन कारण है, वो ये है कि भाई सभी जो विकासशील देश हैं वो प्रमुख रूप से कृषि और उससे संबंधित उत्पादों का प्रमुखता से निर्यात करते हैं, जबकि पहले 2 कारण कीमतों में उतार चढ़ाव से संबंधित है और तीसरा कुल निर्यात आय में बदलाव पर केंद्रित है। तो ये 3 कारण हैं जिनको हम एक एक करके देखते हैं निर्यात अस्थिरता के। तो पहला है दुखकारी या कष्टकारी वृद्धि। तो जे.एन. भगवती जो भारत के अर्थशास्त्री हैं और अमेरिका में पढ़ाते हैं, उन्होंने कहा कि एक देश बड़े देश को वास्तव में अपने निर्यात उत्पादों के उत्पादन की क्षमता में सुधार से और बुरी स्थिति में पहुंचा जा सकता है। यानी कि कोई देश अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगा तो उससे उसको खुद को बहुत भारी नुकसान हो सकता है। इसे दुखकारी या कष्टकारी वृद्धि के रूप में जाना जाता है। यानी कि भोजन का उत्पादन करने की अपनी क्षमता का विस्तार करके अपने निर्यात के रूप में बड़ा देश निर्यात की आपूर्ति बढ़ाता है, तो व्यापार के लिए अपनी इच्छा का विस्तार करता है, तो यह विश्व बाजारों में भोजन के सापेक्ष मूल्य को कम कर देगा और उसी समय में यह कार के सापेक्ष मूल्य में वृद्धि का कारण बन सकता है, जो इसे कार के आयात के लिए भुगतान करना होगा। तो देश की व्यापार के शर्तों की गिरावट इतनी अधिक बुरी होगी कि निर्यात योग्य वस्तुओं के उत्पादन की अधिक क्षमता के लाभों से आगे निकल जाती है। संक्षेप में, देश की व्यापार की इच्छा का विस्तार करने वाले विकास से देश के व्यापार की शर्तों में इतनी बड़ी गिरावट आ जाती है कि देश और बुरी स्थिति में पहुंच जाता है। तो ये है बात कष्टकारी या एक इमेजराइजिंग ग्रोथ की, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इमेजराइजिंग ग्रोथ और हिंदी में कहते हैं कष्टकारी या दुखदायी विकास। तो इसमें क्या होता है, हमारे देश की उत्पादन क्षमता बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है और जब हम बड़ी मात्रा का विश्व बाजार में निर्यात करते हैं तो उस वस्तु की आपूर्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे उसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाती है। और जब कीमतें बहुत ज़्यादा गिर जाती हैं तो उस स्थिति में हमारे को जो पैसा मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा, बजाय कि हमारे आयातों के लिए हमें जो पैसा चुकाना पड़ेगा वो ज़्यादा होगा, और उससे हमारी विकास नहीं, हमारी दुर्दशा की कहानी लिख दी होती है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि अतीत में व्यापार से सबसे अधिक लाभ विकसित देशों को मिला है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि व्यापार वास्तव में हानिकारक है। ऐसे मामले भी हैं जहां एक संतुलित व्यापार में वास्तव में आर्थिक विकास में बाधा आ सकती है। हालांकि ज़्यादातर मामलों में विकास प्रक्रिया में अमूल्य सहायता प्रदान करने की क्षमता पाई जाती है। तो ये अपन चर्चा कर रहे थे
हानिकारक प्रभावों की नेक्स्ट वीडियो में और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।